सीबीएसई बोर्ड की 10th-12th की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 10th की एक सैम्पल पेपर जो हमारा सीबीएसई बोर्ड का इशू किया हुआ है उसको सॉल्व कर रहे हैं और अब तक की मेरी वीडियोस में हमने सेक्शन सी तक कवर कर दिया है। आज हम सेक्शन डी इसका डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि हम किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कोशिश करेंगे आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारा क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे जो आपका पेपर है हमने उसका ये लिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 से शुरू है, 32 का एक पार्ट है, फिर दूसरा है। इस तरह से हमने ये क्वेश्चंस को लिया हुआ है 33, 34 एंड 35। क्योंकि चॉइस वाले क्वेश्चंस भी हैं, टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चंस आएंगे। वैसे आपके सेक्शन डी में आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं and each question carry 5 marks. So in this way you have this section D is total of 20 marks. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारे लिए बोर्ड एग्जाम में और ये आपको सजेस्ट किया जाता है कि अगर आपको लगता है कि इसमें आप क्वेश्चंस कर पाते हैं तो आप जरूर इस सेक्शन को सबसे पहले अटेम्प्ट कर लें और सिस्टमेटिक तरीके से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें। तो एक एक क्वेश्चन करके हम डिस्कस करेंगे। सो वन बाय वन हम क्वेश्चंस को लेते हैं। तो ये मैंने जैसे आपको पेपर दिखाया कि इसमें आपके पास ये क्वेश्चन है, तो ये हम एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो वी टेक सेपरेटली दीज क्वेश्चंस। हम यहाँ से क्वेश्चंस को एक एक करके लेते हैं और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर जो 32 है उसका जो ए पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका क्वेश्चन है। तो ये इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये 32 क्वेश्चन है आपके सामने और अगर आप देखें इसे तो ये कहता है कि अमिता बाइज सम बुक्स फॉर ₹1920 इफ शी हैड बॉट। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। अगर क्वेश्चन ठीक से समझ लिया तो फिर आसान होता है कि आप उसको आंसर कर पाएंगे। If she had bought 4 more books for the same amount, each book would cost ₹24 less. How many books did she buy? What was the initial price of one book? तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या करेंगे जरा देखिए। अमिता बाइज सम बुक्स। अब आपको समझना भी है कि ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है कि कैसे है या फिर किसी और कॉन्सेप्ट से है, लीनियर इक्वेशन से है। अब इसको जब आप पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सम बुक्स, सो लेट नंबर ऑफ बुक्स, तो नंबर ऑफ बुक्स को विच अमिता बाइज, नंबर ऑफ बुक्स अमिता बाइज इज इक्वल टू हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब x नंबर ऑफ बुक्स जो है वो 192 रुपीज की उसने बाई की, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो यानी अगर x बुक्स की कॉस्ट 1920 है तो 1 बुक की कॉस्ट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 बुक, तो ये समझना बहुत आसान है कि अगर आप ये कहें कि 2 बुक्स की कॉस्ट 10 रुपीज है तो 1 बुक की कॉस्ट आप डिवाइड करेंगे ऑफ कोर्स 10 को 2 से। तो यहाँ पे आप 1920 जिस अमाउंट से आपने टोटल बुक्स परचेज की हैं नंबर ऑफ बुक्स से डिवाइड कर दीजिए। तो ये एक्चुअली हमारे पास जो आ गया ये एक बुक की कॉस्ट आ गई, जो कि आप रुपीज में समझ सकते हैं। ये ₹1920 अपॉन x, दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1 बुक। अब आगे इंपॉर्टेंट है समझना। आगे देखिए, इफ शी हैड बॉट, यानी अगर उसने 4 बुक्स ज्यादा ली होती। इफ शी हैड बॉट 4 मोर बुक्स, तो अगर उसने 4 बुक्स ज्यादा ली होती तो नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो जाती। अभी हमारे पास x है तो x प्लस 4 हो जाती। तो इफ नंबर ऑफ बुक्स
कह रहा है कि अगर उसने बुक्स 4 ज्यादा ली होती, मतलब x+4 बुक्स ली होती, तो जाहिर सी बात है जब आप ज्यादा बुक्स लेंगे, ठीक है, 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, अमाउंट वही है 1920, तो अगर आपकी नंबर ऑफ बुक्स जो है 4 ज्यादा है, तब आपकी ईच बुक की कॉस्ट कितनी होगी? देन ईच बुक कॉस्ट, यानी वन बुक की जो कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी, देख लेते हैं। वन बुक कॉस्ट इज इक्वल टू, ये हो गया 1920 डिवाइडेड बाई x+4। अब आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि वो कह रहा है कि देन ईच बुक वुड कॉस्ट हर 24 रुपीज लेस। अब ये क्या मतलब है, जरा देखते हैं। जब आप x से डिवाइड करेंगे 1920 को तो कुछ नंबर आएगा, लेकिन अगर आप इससे बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स जब बड़े नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो छोटी वैल्यू आएगी। यानी ये जो वैल्यू है यहाँ पे 1920 अपॉन x, ये बड़ी वैल्यू है, और 1920 अपॉन x+4 जो है वो छोटी वैल्यू है। यही डिफरेंस वो कह रहा है कि ईच बुक का जो कॉस्ट का डिफरेंस आ गया है, अब वो 24 हो गया है। पहले जो 1920 अपॉन x था, अब वो 1920 अपॉन x+4 हो गया, जो कि लेसर अमाउंट है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो अमाउंट है लेसर है, क्योंकि इसके नीचे आपका बड़ा नंबर है तो वैल्यू छोटी आएगी। जब भी आप बड़े नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे आपको छोटी वैल्यू मिलेगी, सो लेसर वैल्यू आएगी। तो ये जो वैल्यू है ये लेसर है देन दी प्रीवियस, देन दिस वैल्यू, इस वैल्यू से छोटी वैल्यू। तो अब हमें यही कंडीशन में डालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कहना चाह रहा है कि ईच बुक की जो कॉस्ट है उसी में कंडीशन बन रही है आपकी, यानी ये जो बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है, दैट इज 1920 अपॉन x माइनस 1920 अपॉन x+4 इज इक्वल टू, ये डिफरेंस वो कह रहा है 24 रुपीज का हो गया है। ईच बुक के कॉस्ट में पहले और अब में 24 रुपीज का डिफरेंस है, ये बता रहा है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे किस तरह से, देखिए। सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक, एलसीएम x इंटू x+4 पूरा ले लेना है आपने, जो है ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। अब इस x से आप डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल आउट होगा, ये x+4 बचेगा। तो 1920 मल्टीप्लाइड बाई x+4, ठीक है, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये x+4 से आपने इसे डिवाइड किया तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, ये x बचेगा। तो ये 1920 इंटू एक्स इज इक्वल टू 24, ये आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, फर्दर सॉल्व करते हैं। 1920 आप कॉमन ले लीजिए, आसान तरीका भी आपको आना चाहिए थोड़ा करने का क्वेश्चन को। तो 1920 यहाँ पर भी है एंड यू हैव हियर आल्सो, सो टेक दिस x+4, यहाँ पे x+4 आ जाएगा और यहाँ से आपके पास माइनस का x बच जाएगा। एंड जो ये नीचे देख रहे हैं आप x इंटू x+4, ये 24 के साथ जाकर के क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 24x इंटू x+4। फर्दर देखें क्या लिख सकते हैं। ये अब आप देख रहे होंगे कि x आपका प्लस का है, माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया। सो यू हैव 1920 इंटू 4 इज इक्वल टू 24x इंटू x+4। अभी आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस 4 से आप इस 24 को 6 टाइम्स कट कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं आप। आसान बनाइए क्वेश्चन को, क्योंकि ये यहाँ पे पूरे के साथ में मल्टीप्लाई है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। अगर किसी अंदर से नहीं काट सकते बट इट इज इन मल्टीप्लीकेशन तो हम कट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो 6 है, देख लेते हैं अगर ये कटता है, 6 3 जा 18, 112, तो 6 से ये पूरे 6 से ये पूरा 1920 भी कैंसिल हो जाएगा। कितना, 6 3 जा 18, 112, 6 2 जा 12, 320। अब आपकी जो इक्वेशन है वो थोड़ा सिंपल बनेगी, 320
इज इक्वल टू, ये x को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है हमको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, 320 इज इक्वल टू 0। अब आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब सिंपल काम करना है, 320 के कुछ ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिससे आपको 4 मिल जाए, तो आप 320 को अलग लिख लीजिए, फैक्टर कर लीजिए, ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया 2 1 जा 2 6 जा 160, फिर 2 से किया 80, फिर 2 से किया 40, फिर 2 से किया 20, फिर 2 से किया 10 एंड फिर 2 से किया 5। तो ये फैक्टर्स हो गए। अब इन फैक्टर्स को इस तरह से कंबाइन करें कि आप जो है ये 4 आपको मिल जाए, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से कि कैसे हम उनके फैक्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा, यहाँ तक आप आइए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 ये है, एंड 5 2 जा 10, 2 जा 20 ये है। 20 और 16 आपको फैक्टर मिल जा रहे हैं। सो यू कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 16x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। फर्दर देखें, कॉमन ले सकते हैं। व्हाट इज कॉमन? x इज कॉमन, सो x प्लस 20 लेफ्ट, माइनस 16 कॉमन, x प्लस 20 यहाँ बच जाता है इज इक्वल टू 0। ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है, कर दिया हमने। सो यू हैव फैक्टर्स x माइनस 16 एंड x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। दो वैल्यूज x की मिल जाएंगी, एक x की वैल्यू आपको 16 मिलेगी और दूसरी जो है माइनस की 20 मिलेगी। सिंस ये जो आपका है x जो है नंबर ऑफ बुक्स है, नंबर ऑफ बुक्स नेगेटिव नहीं होना है, नंबर ऑफ बुक्स है ओरिजिनल नंबर, तो नंबर ऑफ बुक्स जो है वो आपके 16 हो जाएंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, आप वापस देख लेते हैं। व्हाट वाज इनिशियल प्राइस ऑफ वन बुक? इनिशियल प्राइस ऑफ वन बुक जो है वो हमें पूछा है। हाउ मेनी बुक्स डिड सी बाई, ये भी हमने कर दिया। नंबर ऑफ बुक्स और इनिशियल प्राइस भी हम निकाल लेंगे 1920 को डिवाइड करके। ये नंबर ऑफ बुक्स हमारा एक आंसर हो गया इसमें, दिस इज फर्स्ट आंसर। एंड प्राइस ऑफ ईच बुक, इनिशियल प्राइस ऑफ ईच बुक, तो हमने कहा था कि रुपीज क्या है 1920 डिवाइड बाई 16, 16 से डिवाइड कर देते हैं, 16 1 जा 16, 332, 16 2 जा 32, 120 रुपीज जो है वो इनिशियल प्राइस है बुक का। ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो 30, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो वी हैव कंप्लीटेड 1 5 मार्क क्वेश्चन इन दिस वे। सो लेट अस कम टू अनदर क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 32 नंबर पे, ये हमसे पूछा है इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, और इसी में एक चॉइस वाला क्वेश्चन है, उसकी भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम चूंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट की डिस्कस करने की कोशिश कर रहे, तो हम सारे क्वेश्चंस ले रहे हैं, चॉइस वाला क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज योर क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट सर्टेन एवरेज स्पीड for a distance of 132 km and then travel distance of 140 km at an average speed of 4 km more than the initial speed। तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना होता है, और जो फोकस जहाँ पे करना है आपने, जब भी आप एग्जाम में करें तो अंडरलाइन जरूर करें, आप देखें क्या कहना चाह रहे हैं। एवरेज स्पीड 4 किलोमीटर मोर देन द इनिशियल स्पीड, तो इनिशियल स्पीड ही हमारे पास नहीं है, तो लेट इनिशियल स्पीड हम यहाँ पे ले लेते हैं। इनिशियल यानी शुरुआत में जो स्पीड है वो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, जो कि x किलोमीटर पर आवर है हमारे लिए, ठीक है। और जो इंक्रीज्ड स्पीड है उसने क्या किया बाद में, 4 किलोमीटर मोर देन द इनिशियल स्पीड, तो उसने बाद में स्पीड को इंक्रीज किया हुआ है,
हम इसको लिख देते हैं इंक्रीज द स्पीड, जिसकी जरूरत हमें पड़ेगी, दैट इज x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास, एंड डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमारे पास है इनिशियली है 132 किलोमीटर, जो कि इस स्पीड के लिए है, और फिर है हमारे पास 140 किलोमीटर। अब देखिए आगे आइए, इफ इट टेक्स 4 आवर टू कंप्लीट द होल जर्नी, यानी दोनों बार इस स्पीड से और इस स्पीड से जब हम चलेंगे, इस स्पीड से हम चलेंगे 132 किलोमीटर, एंड विद दिस स्पीड वी विल गो 140 किलोमीटर, और जो हमारा टोटल टाइम लगेगा, इसमें मान लीजिए T1 लगा, इसमें T2 लगा, उन दोनों का जो सम है T1 प्लस T2 का, दैट इज 4 आवर्स। ये हमारा क्वेश्चन है, इसी से हमने इसको सॉल्व करना है। तो अब सारी इंफॉर्मेशन है, सो लेट अस प्रोसीड। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं अपनी कंडीशंस में। तो देखिए, स्पीड जो है जब आप निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल टू है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और यू कैन से आपको टाइम चाहिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आप कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। तो पहला टाइम निकाल लेते हैं T1, डिस्टेंस है 132, जो कि हमने यहाँ पे मार्क की है हमारे लिए, टाइम T1 के लिए डिस्टेंस, और स्पीड है हमारी x अपॉन x, ये फर्स्ट टाइम हो गया। देन सेकेंड टाइम T2, इंक्रीज स्पीड में, डिस्टेंस है 140 एंड स्पीड है x प्लस 4, ये हमारा T2। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम क्या है, 4 है, सो लेट अस राइट, ये आप देख पा रहे हैं, सो वी राइट T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4, यानी हमारे पास क्या है 132 अपॉन x प्लस 140 अपॉन x प्लस 4 इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास टोटल टाइम गिवन है। अब ये सॉल्व करना है, हमारे इक्वेशंस फॉर्म हो चुकी हैं, लेट अस सॉल्व दीज इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, वी राइट x इंटू एक्स प्लस 4, x से x कैंसिल होगा, 1 x प्लस 4 जाएगा, तो 132 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 4, एलसीएम लेना है, प्लस x प्लस 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा, x बचेगा 140 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4। फर्दर यू कैन राइट, ये देखिए आप 4 आपका यहाँ भी है, और यहाँ अगर आप देखें तो ये 4 से दोनों ही डिवाइड होते हैं, तो 4 हम यहाँ भी कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। 4 अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना, देखते हैं, 4 3 जा 12 एंड 1 12, 4 3 जा 12, 33 बचता है, ब्रैकेट x प्लस 4 प्लस 140 को 4 से डिवाइड करें तो 4 3 जा 12 एंड 2 24 5 जा 35x, डिवाइड में जो आपका ये नंबर है इसको आप यहाँ ले जाके 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू 4 टाइम्स x इंटू एक्स प्लस 4, यहाँ पहुंच। नाउ वी कैन सी दिस 4 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, तो कैंसिल आउट हो गया। व्हाट इज लेफ्ट विद अस इज, ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 33x प्लस 33 को मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं इधर, इधर 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 13 132 प्लस 35x इज इक्वल टू, यहाँ एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 4x। अब इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, लेट अस राइट। सो ये है एक्स स्क्वायर, ये है प्लस 4x, और यहाँ से 33 है 35 है, तो ये दोनों उधर जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, कितना जाएगा, ऐड कर लीजिए, 5 3 8 माइनस 8 है और 3 3 6 68x माइनस 132
इज इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 64 बचेंगे क्योंकि ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 68 है, माइनस 132 इज इक्वल टू 0। फिर हम वही पहुंच गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव फॉर्म्ड। अब हमारे पास है 132, इसको हमें कुछ इस तरह से स्प्लिट करना है कि हमें 64 मिले। तो ये देखिए 2 6 12, 1 2 6 12, 66 है, और यहीं पर दिख जा रहा है हमें 66 2 जा करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। 66 माइनस 2 64, तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है इसमें। हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 66 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 132 इज इक्वल टू 0, ये हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म इसमें अप्लाई कर दिया। सो लेट अस राइट, एक्स कॉमन बचेगा हमारे पास, एक्स माइनस 66 प्लस 2 कॉमन, x minus 66 equals to 0. So we have two factors. एक तो बचा x minus 66 यहाँ से फैक्टर हो गया, and the other factor is x plus 2 is equal to 0. So we have two values of x. एक वैल्यू 66 है and the other value is minus 2. अब आप देख सकते हैं कि आपने x क्या एज्यूम किया था। आपके लिए जो x था वो इनिशियल स्पीड थी, ठीक है। इनिशियल स्पीड जो है वो हमारी नेगेटिव वाली वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे, ये वाली जो वैल्यू है हमारी -2 ये नहीं होगी, नेग्लेक्टेड। तो ये हमारे पास इनिशियल स्पीड आ गई है, इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर। अब आप देख लें आपके क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था। लेट अस come to question. Determine the time taken by train to cover the distance separately. What was the initial speed? Initial speed तो पूछी ही है। इसके बाद time taken by the train to cover distances separately आपसे पूछी है, यानी T1 और T2 दोनों ही पूछे हैं, यानी 132 upon x and 140 upon x plus 4। तो T1 और T2 दोनों ही टाइम हम कैलकुलेट कर देंगे यहाँ पे। ये चीजें भूलनी नहीं है, आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। ऐसा नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आप x निकाल के छोड़ के आ जाते हैं और आपको पता ही नहीं होता कि पूछा क्या है। इनिशियल स्पीड आपने आंसर दे दिया, ये लिखा। इसके बाद T1 जो है वो 132 अपॉन x है, तो आप लिखेंगे 132 अपॉन x दैट इज 66। तो ये 2 जा है, तो ये 2 आवर्स हो गया इनिशियल टाइम, यानी पहला जो टाइम है वो 2 आवर्स लगा। एंड T2 है 140 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 है, यानी 66 तो हम निकाल चुके हैं, प्लस 4, ये 140 अपॉन 70, तो ये भी 2 आवर्स। तो सेपरेट टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया, ये भी हमारे पास 2 आवर्स ही है। T1 T2 दोनों ही निकालने, 3 आंसर आपके यहाँ पर हैं। तो ये भी आपने पढ़ना है कि क्वेश्चन आपको पूछ क्या रहा है। आपने सॉल्व कर दिया, इक्वेशन बना दी, आपको पता ही नहीं कि पूछा क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप पूरा जरूर पढ़ें। व्हाट वाज द इनिशियल स्पीड एंड डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर डिस्टेंसेस सेपरेटली। तो दोनों ही डिस्टेंसेस दोनों ही टाइम्स हमने कैलकुलेट इसमें करने हैं। इस तरह से हमने 32 क्वेश्चन के दोनों ऑप्शंस को यहाँ पे डिस्कस कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 33 पर पहुंचे। 33 ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और ये बहुत ही मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ फेमस कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये क्वेश्चन तो आपका आना ही है, ऐसा मान लीजिए। वेदर इट इज स्टैंडर्ड पेपर और इट इज बेसिक, कोई भी पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही। 41 कोड का करें या 241 कोड का करें, पेपर आप स्टैंडर्ड पेपर कर रहे हैं, बेसिक कर रहे हैं, ये है लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर साइड,
other two sides in distinct points, then prove that the other two sides are divided in the same ratio. This is nothing, simply BPT. ये आपकी BPT है और ये बिल्कुल श्योर क्वेश्चन है कि इससे रिलेटेड आप यहाँ बेसिक में तो डायरेक्ट आना ही आना है, BPT तो पूछना ही है। स्टैंडर्ड में भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आएगी और इससे रिलेटेड कुछ न कुछ क्वेश्चन आ ही जाएगा। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है जो सिमिलर ट्रायंगल करने से पहले आपको समझनी होती है। तो ये आज हम डिस्कस कर देते हैं आपको, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। कई बार तो स्टेट करने को भी कहा जाता है कि आपको स्टेटमेंट भी देना होता है। If a line drawn parallel to one side of triangle intersecting other two sides at distinct points, then divide that the other two sides are in, prove that the other two sides are divided proportionally. ठीक है, तो ये आपने जरूर इसको समझ लेना है। तो आज हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे आपको कैसे कैसे आप इसको करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि कोई भी थ्योरम आप प्रूफ करेंगे। ये थ्योरम आ गई अब आपकी, तो थ्योरम आ गई तो आप इसको स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, व्हाट इज गिवन, और उससे पहले आपको एक फिगर बना लेना होता है। तो एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया, इसको हम कुछ नेम दे देते हैं ABC। अब देखिए क्या कह रहा है, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। तो एक लाइन है जो कि पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो इसको मैं PQ लिख देता हूं। तो गिवन हम यहीं से शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल टू BC, a line drawn parallel to one side of triangle intersect other two sides, intersect कर दिया यहाँ P पे और यहाँ Q पे। इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का मतलब होता है डिफरेंट पॉइंट्स पे, डिफरेंट पॉइंट्स आ गए आपके P एंड Q। गिवन आपका इतना हो गया, इन ट्रायंगल ABC PQ पैरेलल टू BC। व्हाट इज टू प्रूव, दूसरा स्टेटमेंट होता है कि प्रूफ क्या करना है, वो आपको बताना होता है। टू प्रूव में आपका हो गया कि then prove that other two sides are divided in the same ratio, मतलब AP और BP, AP का रेशियो PB के साथ में, यानी इस साइड का और इस साइड का जो रेशियो है दैट इज इक्वल टू इस साइड का और इस साइड के रेशियो के बराबर, दैट इज AQ अपॉन QC। ये आपका टू प्रूव हो गया। नेक्स्ट स्टेप इज कंस्ट्रक्शन। अगर आपके किसी प्रूफ में कोई कंस्ट्रक्शन है तो वो आपको नेक्स्ट स्टेप लिखना होता है प्रूफ से पहले। कंस्ट्रक्शन हमें इसमें करना है। कंस्ट्रक्शन में आप जो जो चीजें करेंगे वो यहाँ पर लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन हम क्या करने वाले हैं, देखो हम एक तो यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं, यानी एक ये परपेंडिकुलर हो गया जिसको हमने PM लिख दिया। एक परपेंडिकुलर हम यहाँ से लेने वाले हैं इस साइड के ऊपर, तो हमने इसको N लिख दिया। तो हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। इसके अलावा हम इस BQ को और इस CP को भी ज्वाइन करने वाले हैं। इतनी चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे। हम लिखेंगे ड्रॉ PM हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर टू AC, AC के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये देखिए इस AC साइड के ऊपर हमने परपेंडिकुलर दिया, कॉमा दिस QN हमने परपेंडिकुलर कर दिया AB साइड के ऊपर, एंड ज्वाइन किसको कर दिया हमने, ज्वाइन BQ एंड CP। इतनी चीजें हम इस फिगर में, इतनी चीजें हमने इसमें करनी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट हेडिंग आएगा जो कि है प्रूफ। अब हम प्रूफ करने जाएंगे इसको, ठीक है। तो प्रूफ करते वक्त आपको अब ध्यान रखना है, तो ये आपके स्टेप्स होने चाहिए जब भी आप किसी थ्योरम को प्रूफ करने जाते हैं। सो यू हैव टू राइट ऑल दिस। तो आप समझिए कि अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ये आपने स्टेटमेंट बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, ये फिगर सही बना दिया, तो 2 मार्क्स तो आपके यहीं पर पक्के हो गए। अब आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो अब आप सबसे पहले कुछ ट्रायंगल्स लेंगे। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं APQ एंड BPQ। तो हम लिखेंगे एरिया, हम एरिया का ही कॉन्सेप्ट चूंकि इसमें यूज करने वाले हैं, तो हम लिखते हैं एरिया APQ
APQ ट्रायंगल को आप देख लें, ये है APQ, ये हमारा ट्रायंगल है, देखिए यहाँ पे APQ ट्रायंगल, एंड BPQ है हमारा ये वाला ट्रायंगल, ये हमारा BPQ है जिसको मैंने शेड कर दिया है, ठीक है। तो ये आप देख लें ध्यान से, आप ट्रायंगल कौन से ले रहे हैं, ठीक है। आप APQ ट्रायंगल को देखना चाहते हैं तो वो ये है, मैं उसको भी थोड़ा सा शेड कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा कौन सा ट्रायंगल मैंने लिया, ये हमारा APQ है, ठीक है। और एक और ट्रायंगल हमें बाद में लिखना है, वो भी मैं इसको अलग से शेड कर देता हूँ। यहाँ से हम इस ट्रायंगल को भी लेने वाले हैं, ये इसको इस कलर से कर देते हैं ताकि आपको ये दिख जाए। हम CPQ भी लेंगे अभी। अभी फिलहाल हमने लिया ट्रायंगल APQ डिवाइडेड बाय एरिया BPQ। अब ट्रायंगल का एरिया तो सिंपल है, क्या करना है, हाफ बेस इंटू हाइट, यही लगाना है हमने, कुछ नया नहीं करना। तो जब APQ करेंगे आप, तो APQ को ध्यान से देखेंगे तो आपका A से लेकर P तक जो है वो बेस है, और Q से लेकर N तक जो है वो हाइट है। हाफ बेस दैट इज AP एंड हाइट QN डिवाइडेड बाई BPQ के लिए भी आप वही फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस। अब BPQ के टाइम पे बेस है आपका ये BP, ये बेस BP है, हाइट वही रहेगी क्योंकि इसी में ये परपेंडिकुलर आया हुआ है QN, तो आपने लिखना है BP या PB इंटू QN। जब आप ये कर लेंगे तो अब आप देखेंगे ध्यान से, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देंगे, हाफ कैंसिल, QN कैंसिल, सो व्हाट वी गेट इज AP अपॉन BP, दिस इज आवर इक्वेशन 1। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेट अस राइट अनदर टू ट्रायंगल्स। अब हम दूसरे दो ट्रायंगल लेते हैं। नाउ राइट एरिया ट्रायंगल AP, वापस एक बार वही जो मैंने ग्रीन शेड किया हुआ है वही ट्रायंगल APQ लेना है, तो APQ डिवाइडेड बाई, अब दूसरी तरफ से आना है, जो इधर शेड किया है आपके लिए ये वाला, ये है CPQ। अभी हमने BPQ लिया था, अब CQP ले लें या CPQ ले, तो CQP लिख लेते हैं, CQP इज, फिर वही हाफ बेस। अब इधर से आएंगे तो हम ये वाला बेस यूज करेंगे जो यहाँ आप देख पा रहे हैं AQ, सो AQ इज द बेस, हाइट हो जाएगी इसके लिए ये P से लेकर के M तक, तो PM डिवाइडेड बाई हाफ इस CPQ यानी CQP जो ट्रायंगल है उसके लिए CQ आपका बेस है और हाइट तो वही रहने वाली है PM। ये CQ आपका बेस हो गया, या QC आप लिख लें या CQ लिख लें, इनटू PM हाइट रहने वाली है। अगेन हाफ कैंसिल, PM कैंसिल, सो व्हाट इज लेफ्ट, AQ अपॉन QC, ये आपकी दूसरी इक्वेशन। अब जरा ध्यान से देखेंगे, हम एक बढ़िया कॉन्सेप्ट जो 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है उसको अप्लाई करना है हमने। वो क्या है कि इफ दिस ट्रायंगल, यू लुक एट दिस ट्रायंगल B, मैं जो वापस दिखा रहा हूँ आपको, ये BPQ, ये वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो इधर से है CPQ, ये दोनों का बेस एक ही है PQ, और ये बिटवीन सेम पैरेलल है, ये हमें दे रखा है ऑलरेडी। So whenever two triangles are on the same base and between same parallels, तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं, यही मैंने लिखना है। So what we write is, हम लिख लेते हैं यहाँ पे since, मैं आप पूरा स्टेटमेंट लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। since triangle BPQ, BPQ ये लिखना भी है आपने, ये लिखेंगे तो तभी आप बता पाएंगे कि कैसे हो रहा है। तो BPQ and CQP, तो मैंने आपको दिखाया ट्रायंगल CQP है, बेस PQ है, आर ऑन दी सेम बेस, सेम बेस, बेस क्या है PQ है, एंड पैरेलल्स क्या है PQ एंड दिस PQ एंड दिस BC, बिटवीन सेम पैरेलल्स PQ एंड BC, बिटवीन एंड बिटवीन यहाँ लिखेंगे, बिटवीन सेम पैरेलल्स
पी क्यू एंड बी सी। जब सेम पैरेलल और सेम बेस हो गया तो फिर देयरफॉर एरिया बी पी क्यू इज इक्वल टू एरिया सी क्यू पी। ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट आ गया। अब जरा ध्यान से देखें आप तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या किया हमने। अब जरा देख लेते हैं, यहाँ ए पी क्यू है इस जगह पे, यहाँ भी ए पी क्यू ही है, ये ए पी क्यू लिखा हुआ है, नीचे बी पी क्यू है और नीचे सी क्यू पी है। अब हमारे पास ए पी क्यू पहले से इक्वल है, बट बी पी क्यू और सी क्यू पी हमने इक्वल कर दिए हैं अब इस थर्ड इक्वेशन से। तो यानी हमारे पूरी लेफ्ट साइड दोनों की, ये और ये इक्वल होगी। तो जब लेफ्ट साइड सेम है तो राइट भी सेम होनी चाहिए। तो हमें कुछ करना नहीं है, हमें एक स्टेटमेंट लिखना है सीधे नीचे। अब फ्रॉम इक्वेशंस वन, टू एंड थ्री, तीनों इक्वेशंस का हम एक साथ कंबाइन कर दें तो हमारी लेफ्ट साइड पूरी इक्वल हो जाती है, तो राइट साइड भी इक्वल होनी चाहिए। व्हाट डज इट मीन? राइट साइड क्या है? एपी अपॉन बीपी। दूसरे की राइट साइड क्या है? ए क्यू अपॉन क्यू सी। सो ये हमारी थ्योरम जो है प्रूफ हो गई है, जो हमने टू प्रूव में लिखा हुआ। देखिए क्या लिखा हुआ है टू प्रूव में, ए पी अपॉन पी बी ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो हमने प्रूव कर दिया ए पी अपॉन पी बी या बी पी एक ही बात है, ए क्यू अपॉन क्यू सी। सो व्हाट वी हैव प्रूव, सो दिस इज योर बीपीटी। ये प्रूफ हो गया बीपीटी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको अच्छे से समझ लेना है, तो बार बार देखिए आप इसको, और कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप वो मैंने आपको बताया है। तो अगर आप इस तरह से करते हैं पूरे 5 मार्क्स आपको इस क्वेश्चन में मिल जाते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 33। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो ये 34 क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। सो लेट अस सी द क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, पेरीमीटर। पेरीमीटर समझते हैं सेक्टर का, यानी दिस प्लस दिस प्लस दिस। सेक्टर का जब पेरीमीटर आपसे कहा जाता है कभी भी, वो ध्यान रखना है, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का पेरीमीटर मतलब सेक्टर की बाउंड्री। सेक्टर कौन सा हिस्सा है? ये पूरा हिस्सा है, यहाँ से लेकर के ये ए सी बी से होते हुए पूरा, ये आप जो देख रहे हैं ये पूरा हिस्सा आपका सेक्टर का पेरीमीटर है। इतना चूंकि सेक्टर है तो सेक्टर का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर हो जाता है आर्क लेंथ, यानी एल प्लस 2r। यही आपको गिवन है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट ओ, रेडियस 24, रेडियस हमारा 24 है दिया हुआ है, इज इक्वल टू 73.12। ये हमें गिवन है। फाइंड द सेंट्रल एंगल, ये सेंट्रल एंगल थीटा आपको पता करना है। तो यहाँ पे सबसे सिंपल तरीका है, मैं यहीं पर इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। एल, एल आपका सेक्टर है, सेक्टर का क्या है? पेरीमीटर, आर्क लेंथ जिसको हम कहते हैं। सेक्टर का पेरीमीटर तो एल प्लस 2r है, तो एल जो है वो आर्क लेंथ है। तो आर्क लेंथ एल, ये आपने पढ़ी है, आर्क लेंथ एल इज इक्वल टू होता है क्या? 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई 360। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है आर्क लेंथ का, ठीक है। आर्क लेंथ जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम डाल देंगे 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 प्लस 2 इंटू आर। आर तो ऑलरेडी आपके पास 24 है, तो ये 2r यानी कितना हो गया? 24 टू जा 48 इज इक्वल टू 73.12।
और इसके बाद इस 48 को इधर ले जाइए, तो ये यहीं पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 पाई आर थीटा डिवाइडेड बाई 360, आर की वैल्यू है हमारे पास, इसको भी डालेंगे अभी, 73.12 minus 48. So next step is to पाई की वैल्यू हम अभी 3.14 यूज करेंगे, आखिर में डालेंगे। √3 की वैल्यू भी दे रखी है, सब ये वैल्यूज दे रखी हैं आपको 2 पाई, बट यहाँ पे मैं आर की जगह अभी फिलहाल 24 लिखता हूँ, इंटू है, इंटू थीटा अपॉन 360 इज इक्वल टू, ये हम माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 1 2, यहाँ पे आप समझ लीजिए 0 0 है, 1 2 हो गया, 3 से 8, 13 से 8 5 एंड 6 से 4 2, 25.12 ये यहाँ पे हमारे पास आ गया। ठीक है, इसके बाद हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये आप देखिए, ये आप यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से आप इसे काट सकते हैं, 2 1 जा 2 8 जा 180 टाइम्स, 24 से देख लेते हैं कटता है क्या, नहीं तो 4 से तो काट ही देंगे इसको, 4 से कट कर देते हैं, 4 6 जा एंड 4 4 जा 16, 2 4 5 जा 20, ठीक है, और 3 से कट सकता है, तो 3 2 जा एंड 3 15 जा। तो अब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे नेक्स्ट स्टेप में, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इक्वल्स टू, क्या बचा हमारे पास, यहाँ से 2 बचा है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू, ये जो 15 बचा है इसे उधर ले जाइए, 15 मल्टीप्लाइड बाई 25.12, तो थीटा इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 20, अच्छा ये पाई भी है, पाई की वैल्यू को भी हम लेके जाएंगे, तो पाई हमारे पास अपॉन में आ जाएगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है, पाई जो है अपॉन में आ जाएगा, तो 15 इंटू 25.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई, ये 2 पाई थीटा था यहाँ पे, तो पाई को हमने डिवाइड में कर दिया, तो 2 पाई यहाँ पे दिया। नाउ लेट अस टेक दिस simplification, 15 into 25.12 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू आपको बोली है 3.14 यूज करना है, तो 3.14 ही यूज करना चाहिए, और हम इसको अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं, इसको हम कट कर देते हैं 2 से, 2 1 जा 2 2 जा 4 1 2 5 जा 10 2 6 जा, ये हो गया। और अब आप ध्यान से देखेंगे तो 3 से 3.14 से ये पूरा पूरा कट जा रहा है, 3.4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, 14 4 जा 56, 3 4 जा 12, ये 4 जा कट रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है, तो दिस कम्स 15 इंटू 4 दैट इज 60 डिग्री, तो थीटा आपका यहाँ से कैलकुलेट हो गया जो कि 60 डिग्री है। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट इज सॉल्व, सेंट्रल एंगल AOB दैट इज थीटा, थीटा इज 60 डिग्री, तो आपका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACB। अब माइनर सेगमेंट ACB का एरिया भी आपने निकालना है, ठीक है। और दूसरी चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आप इसको ध्यान से देख लें, ये एंगल आपका 60 हो चुका है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है बाकी दो एंगल तो इक्वल ही होते हैं क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो दोनों भी 60 ही होंगे, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये हमें पता चल गया। तो हम सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, अब ये हमारा सेगमेंट है, तो मैं सेगमेंट के एरिया के लिए आपसे आगे बात करता हूँ। एरिया ऑफ सेगमेंट हम कैसे निकालते हैं, ये देखिए, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट होता है एरिया सेक्टर माइनस एरिया ट्रायंगल, ठीक है। आपको दिखाता हूँ कैसे, ये पूरे सेक्टर का हम एरिया निकालेंगे, जो भी है ये OACBO पूरा, इसमें से हम इस ट्रायंगल को, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसे माइनस करेंगे, तो ये नीचे जो शेड किया है ये हिस्सा आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम यही कर लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आपको अब एक फॉर्मूला मैंने पहले बताया था जो कि आर्क लेंथ का था, तो आप देखें ना कॉन्सेप्ट की मैं जो बात कर रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाने हैं एक ही क्वेश्चन में। 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 ये आर्क लेंथ था, और सेक्टर का पेरीमीटर भी आपको बताया कि L+2R है, एक फॉर्मूला ये बता दिया। अब आपको मैं बता दे रहा हूँ क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई R² थीटा
डिवाइडेड बाई 360। एक ही क्वेश्चन आपको पूरे चैप्टर में जो जो चीज़ें हैं वो सब बताने वाला है, इसलिए आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एरिया सेक्टर दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस, अब हमारे पास जो ट्रायंगल था वो इक्विलेटरल था, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया सिंपल आप √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड मतलब यहाँ पे आर, ठीक है, ट्रायंगल की जो साइड है वो आर के बराबर है और जो कि 24 है, ऑलरेडी क्वेश्चन में है आपके पास, तो आपको केवल वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। तो लेट अस सॉल्व इट। तो ये है हमारे पास पाई यानी 3.14, आर स्क्वायर दैट इज 24 इंटू 24 इंटू थीटा दैट इज 60 डिवाइडेड बाई 360 माइनस √3 अपॉन 4 इंटू 24 इंटू 24। आप देखें तो आपको इस क्वेश्चन में √3 की वैल्यू भी गिवन है 1.73, तो आप यही वैल्यू यूज करेंगे। तो अब हम केवल सॉल्व करने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन इसका करते हैं। लेट अस सॉल्व इट। पहले तो आप देखिए कि ये 60 से 6 टाइम्स कट गया, ठीक है, इतना हम कर देते हैं। और आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जो 24 और 24 दिख रहे हैं दोनों तरफ, इसको आप कॉमन ले सकते हैं। 24 इंटू 24 को फिलहाल हम कॉमन ले लेते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। अब बचा हमारे पास यहाँ पे 3.14 ऊपर से डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये हमने कॉमन ले लिया है, ये 60 से कट गया, 6 6 36, 0 से 0 कैंसिल, तो 6 नीचे है तो 0.6 माइनस √3 की वैल्यू आपको बोली है कि 1.73 है और डिवाइडेड बाई 4, ये हम कॉमन ले चुके हैं बाहर, ठीक है पूरा। और इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे। इज इक्वल टू 24 और 24 हो गया आपका 576, और यहाँ से क्या आता है वो देख लेते हैं। यहाँ आप 6 और 4 से ले रहे हैं, तो आपका यहाँ पे 12 तो एलसीएम ही हो गया, 6 2 जा तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6.28 हो जाता है, माइनस 4 से 3 जा थ्री टाइम्स है तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 2 3 1 जा 3 5.19, ये आपका यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर। इज इक्वल टू 576 डिवाइडेड बाई 12, तो ये है, और ये माइनस करके कितना आता है ये और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। 8 है तो 18 से हम माइनस करेंगे 9 को तो 9 बचेगा, 1 से 1 करेंगे तो 0 बचेगा, और 6 से 5 करेंगे तो 1.09 लगभग। अब ये देख लेते हैं कि क्या ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इसको देख लेते हैं, नहीं तो फिर सिंप्लीफाई करेंगे। तो 12 से हम देख लेते हैं, 12 5 जा 60 होता है, लेकिन 4 जा 48, और 48 के बाद ये आपका बचता है, हाँ तो ये इससे पूरा कट जाएगा, देखिए कैसे। 12 4 जा 48, 48 के बाद 57, आपका 9 बचा 96, 96 का मतलब हो गया 12 8 जा, 8 जा हो गया। देन व्हाट यू हैव इज 48 इंटू 1.09, ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसको जल्दी से, 1.09 मल्टीप्लाइड बाई 48, देख लेते हैं कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर देते हैं। 8 9 जा 72 है, 8 1 जा 8 है, 4 9 जा 36 है, and 4 1 जा 4 है। So let us write it, 2 13 8 3 11 12 5 and 2 place decimal. So your answer is 52.32 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका जो है क्या आ गया, इस सेक्टर का, इस सेगमेंट का एरिया आ गया। तो आपसे एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा था, एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन पार्ट तो आपको ठीक करना ही है, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, बट मेथड पर ज़्यादा ध्यान देना है कि मेथड क्या है, किस तरह से हमने इस सेगमेंट के एरिया को कैलकुलेट किया है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल।
तो ट्रायंगल की जगह हमने यहाँ पे क्या यूज किया, नॉर्मली हम हाफ बेस इंटू हाइट यूज करते हैं, बट इसमें हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाया। क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल है वो उसका सेंट्रल एंगल 60 है, तो बाकी दो भी 60 हो जाएंगे, तो ये इक्विलेटरल बन जाएगा जिसकी साइड जो है वो रेडियस के बराबर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 34। करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35। 35th जो क्वेश्चन है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, 35th जो क्वेश्चन है वो फिर ऑप्शनल क्वेश्चन है। आपके पास दो इसमें चॉइसेस हैं। तो मैंने जैसे आपसे पहले भी बात की थी कि हम क्या कर रहे हैं कि 32 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन एंड 35, ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये हमारे क्या है, वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 2 इंटरनल चॉइसेस मिलती हैं। तो आपने देखा था कि 2 इंटरनल चॉइसेस आपको मिली हैं इसमें। एक क्वेश्चन 32 में आपको 2 क्वेश्चन मिले और एक आपको 35 में भी 2 मिल रहे हैं, एक ये है, एक और अगला क्वेश्चन है। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिर हमारे सामने है, जो कि हाइट्स एंड डिस्टेंस का है, ट्रिग्नोमेट्री का है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि हम केवल क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम आपको इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप of 9 meter high building, the angle of elevation of top of the cable tower। तो जब एलिवेशन बोलता है तो नीचे से ऊपर देखना है। अब आपको मैं कुछ कॉन्सेप्ट साथ में बताता जाऊंगा। जब आप एलिवेशन की बात कर रहे हैं तो आप नीचे से देख रहे हैं, यहां से आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, तो एलिवेशन होता है। तो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये एलिवेशन बना। अब जब कहीं आप ऊपर खड़े हैं, यहाँ पर हैं आप टॉप पे इसी टावर के, और आप नीचे देखना चाहते हैं, तो आपकी आई के साथ में जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन एंगल हर बार हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बनना है। नीचे से देखते समय भी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन से ही एंगल बनेगा, ऊपर से देखते वक्त भी हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बनेगा। कई बार आप गलती कर देते हैं, आप लोग इस एंगल को डिप्रेशन के टाइम पे यहाँ दिखा देते हैं। नहीं, यहाँ नहीं है, एंगल यहाँ पर है, जो डिप्रेशन है वो यहाँ पर बनेगा। एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर बनेगा। ऊपर देखना है तो एलिवेशन बनेगा नीचे से, और ऊपर से नीचे देखना है तो ये आपका डिप्रेशन बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। एक ही फिगर में अगर हम इसको समझ लें तो ऐसा कुछ है कि आप यहाँ पर हैं और यहाँ से ऊपर टावर की तरफ देख रहे हैं, तो ये आपका जो थीटा है ये एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ऊपर से देख रहे हैं नीचे, तो यहाँ पर जो थीटा है ये डिप्रेशन है। लेकिन दोनों एंगल अल्टीमेटली इक्वल ही होते हैं, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। ये हमारा ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कैसे फिगर बनेगा, कैसे आगे करेंगे इसको, ये देखते हैं। तो फ्रॉम द टॉप ऑफ 9 मीटर हाई बिल्डिंग, तो एक बिल्डिंग है जो 9 मीटर हाई है, तो हम एक बिल्डिंग यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये हमारे पास ए बी एक बिल्डिंग है जो कि 9 मीटर हाई। इसके टॉप ये है इसका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर, यानी इसके टॉप से आप एक केबल टावर के टॉप को देख रहे हैं, जो कि आपका इससे ऊंचा होगा, जाहिर सी बात है, तभी आपका एलिवेशन बन रहा है। तो ये आपका कोई केबल टावर है, ये जो अब बनाया मैंने पी क्यू, ये आपका केबल टावर है। तो ये जो एलिवेशन यहां से देखा गया है, तो अभी हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो ये हमारा एंगल 60 है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, अब एक बार ऊपर देखा तो एलिवेशन बन गया 60, एक बार नीचे को देखा यहाँ से, जो कि हम बॉटम को देखेंगे केबल टावर के, तो ये आपका क्या हो गया 45। तो ये 45। तो ये दो चीजें आप यहाँ से देख लें कि किस तरह से एलिवेशन बना और किस तरह से डिप्रेशन बना। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट और यहाँ पे एक्स्ट्रा हमें मिल गया। तो ये जब करेंगे फिगर हमारा, तो करेक्ट, पहले फिगर करेक्ट बनाना। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर एंड द डिस्टेंस बिटवीन, तो ये डिस्टेंस भी पता नहीं है कितनी है,
दोनों के बीच में, बिल्डिंग और उस केबल टावर के, और इस पूरे की हाइट भी बतानी है, जो कि हम h ले लेते हैं, पूरी हाइट को, जिसमें से हमें मालूम है कि ये वाला हिस्सा जो ऑलरेडी 9 है, तो यहाँ भी ये 9 होगा, यहाँ तक इतना हिस्सा 9 है, एंड द रिमेनिंग पार्ट पूरा अगर h लिया है तो वो h माइनस 9 हो जाएगा। 9 को आप माइनस कर देंगे, 9 को हटा देंगे तो आपका ये वाला हिस्सा आपको मिल जाएगा। तब आपके पास अगर ये एंगल यहाँ पे 45 है, तो एक एंगल आपका इसका अल्टरनेट एंगल यहाँ पे भी 45 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि हम कौन से दो ट्रायंगल्स को लेंगे। एक ट्रायंगल हम ये ले लेंगे जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, और एक ट्रायंगल हम ये लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल की हेल्प से हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। ये हमारा x है, तो ये वाली डिस्टेंस भी हमारी x की हो जाएगी जो यहाँ पर है। अब हम केवल इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। लेट अस सॉल्व दिस। सबसे पहले यही ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? इन ट्रायंगल बी सी क्यू। तो हम बी सी क्यू ट्रायंगल ले रहे हैं, जो कि ये ऊपर वाला है। इसमें हम टेन थीटा यूज करते हैं, जो कि है 1060। 1060 इज इक्वल टू 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपके पास h माइनस 9 है, बेस आपके पास x है, और 1060 की जो वैल्यू है दैट इज √3। √3 इज इक्वल टू, √3 की बाद में वैल्यू भी डाल दी है आपने, तो √3 इज इक्वल टू h माइनस 9 अपॉन x। ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब दूसरा ट्रायंगल जो मैंने आपको नीचे शेड किया है, ये वाला, इन ट्रायंगल बी ए बी पी, इसको हमने ए बी पी बोला तो ए बी पी लिख लेते हैं। यहाँ से आपने 1045 यूज करना है। 1045 डिग्री इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर है 9 और बेस है x, तो 9 अपॉन x। तो 1045 होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू 9 अपॉन x। दिस इम्प्लाइज आपको x की वैल्यू तो यहाँ पर ही मिल गई। फिर आपका एक आंसर तो यही हो गया, जो आपसे पूछे गए आंसर उसमें से एक आंसर आपका ये हो गया, जो कि x इज इक्वल टू 9। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दिस बिल्डिंग एंड दिस केबल टावर, तो x इज इक्वल टू 9 हो गया। इस x की वैल्यू को हम ऊपर वाली इक्वेशन में लेके जाएंगे, जो कि हमारे पास है √3 इज इक्वल टू h माइनस 9 अपॉन x। तो हम वापस फर्स्ट इक्वेशन में आते हैं। इक्वेशन 1 क्या कह रही है? √3 इज इक्वल टू h माइनस 9 अपॉन x। x भी हमारे पास अब 9 है, हम इस x की वैल्यू को यहाँ पे डाल देते हैं इस जगह पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 उधर जाएगा तो 9√3 इज इक्वल टू h माइनस 9। दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू, ये 9 शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 9√3। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। √3 की वैल्यू हमारे पास है, जो वैल्यू है वही डालेंगे, 1.732। आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732, यही वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। h इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इंटू 1.732, ये हो गया 9 प्लस, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 28, 2 कैरी, 9 7 जा 63, 63 2 65, 6 9 1 जा 9, 6 15, 3 प्लेस डेसिमल, ये हो गया आपके पास। सो व्हाट इज फाइनली वैल्यू? 15 और प्लस 9, तो 15 और 9 हो गया 24.588, और you can say simply 24.59। इतना मीटर जो है वो आपकी हाइट होगी। तो ये दूसरा आंसर हो गया कि आपको केबल टावर की हाइट मिल गई। और ये पहला आंसर है, जो एक और आंसर है जो आपको है डिस्टेंस आपको बतानी है दोनों के बीच में, जैसा कि आपसे पूछा। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर अब निकली है, और डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द टावर, ये आपका इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 35 का एक ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए इसका चॉइस वाला पार्ट है, और जो हम लास्ट क्वेश्चन में ही हैं, उसका चॉइस वाला जो हिस्सा है बी पार्ट, उसको भी समझ लेते हैं क्या उसमें कहा गया है। तो अब आपका ये चॉइस वाला हिस्सा हम ले लेते हैं। दिस इज
तो अब आपको देखो 2 तरह के क्वेश्चन इसमें मिल गए हैं। तो मैं होप करता हूँ कि आपका काफ़ी सारा जो कॉन्सेप्ट है हाइट्स एंड डिस्टेंस से रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ और आता नहीं है एक्स्ट्रा। अगर आपने ठीक से समझ लिया है कॉन्सेप्ट को तो ये आप जरूर कर लेंगे बड़ी आसानी से। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस। अब सीधा आपसे बोला है कि टॉप से लाइट हाउस का मेजर करना है, देखना है। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं टॉप से, तो लाइट हाउस आप एक बना लीजिए। एक स्ट्रेट लाइन आपकी, ये आपका लाइट हाउस हो गया। ये लाइट हाउस है जिसको हम ए बी मार्क कर दे रहे हैं। क्या ऑब्जर्व करना है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45। तो 2 शिप्स हैं, लाइट हाउस है, उससे आप शिप्स को ऑब्जर्व करें। बट एक और चीज देख लेनी है, वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर। कई बार कहता है कि सेम साइड है या डिफरेंट साइड है, अपोजिट साइड भी होते हैं कई बार, बट इस साइड कह रहा है कि सेम साइड है। तो अब जो शिप्स हैं वो इसकी बेस लाइन पे कहीं पर होंगे। एक शिप की पोजीशन यहाँ पर है, एक शिप की पोजीशन यहाँ पर है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग पी एंड क्यू। अब यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही बनेगा। मैं बार बार बताता हूँ कि यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है। डिप्रेशन है और क्लियर कट बोला हुआ है डिप्रेशन। तो ऊपर से देखेंगे तो आप एक बार इस पी को देख रहे हैं, यहाँ पर एक शिप है इसको देख रहे हैं। एक बार आप इस क्यू को देख रहे हैं जो कि यहाँ पर है। 2 शिप्स हो गए, ये शिप 1 मान लीजिए और ये शिप 2 है, और यहाँ से देख रहे हैं आप। अब देखो कैसे एंगल्स कैसे मार्क करने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अक्सर गलती कर देते हैं हम लोग। 30 एंड 45 जो दूर है वो एंगल कम होगा। ये वाला एंगल ये 30 होगा, क्योंकि यहाँ से फिर यहाँ 30 बनेगा जो कि एक जेड शेप में आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। तो ये दूर है, और जो जितना नजदीक जाएंगे आप वो एंगल बढ़ेगा। तो आप जो है जब इधर इस तरफ बढ़ेंगे तो 90 तक पहुंच जाएंगे, तो ये जो अगला एंगल है ये 45, बड़ा एंगल 45 है। तो नजदीक वाला एंगल हमेशा ज्यादा होता है। देखिए जितना आप इस टावर के पास जाएंगे तो आपका एंगल बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, फाइनली ये यहाँ पे 90 हो जाएगा। दूर जितना जाएंगे तो ये डिक्रीज होगा। तो दूर का एंगल कम होना है और नजदीक का एंगल ज्यादा होना है। तो ये अब आपका फिगर हो गया। अब आपसे एक पूछा क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। केवल आपसे डिस्टेंस पूछी है। टावर की हाइट आपके पास ऑलरेडी है, जो लाइट हाउस है उसकी हाइट आपके पास ऑलरेडी है 75 मीटर। लेकिन अब आप देखिए कि आपके पास 2 डिस्टेंस हैं, तो ये आपकी x मान लेते हैं हम, और इस वाली डिस्टेंस को y मान लेते हैं, क्योंकि आपको ये y डिस्टेंस इसमें पता करनी है। डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स मतलब आपको एक्चुअली y निकालना है। तो लेकिन हमारे पास चूंकि ट्रायंगल पूरा है तो ये पूरी डिस्टेंस को हम x प्लस वाई लेंगे जब भी हम इसको यूज करेंगे। हमने इतने हिस्से को x ले लिया, तो कौन से 2 ट्रायंगल लेने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वही 2 ट्रायंगल्स पे हम कैलकुलेशन करेंगे और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो ट्रायंगल हमने लेना है एक ये, जिसमें 45 आपका एंगल दिख रहा है, और एक लेना है हमने कंप्लीट ट्रायंगल। कंप्लीट ट्रायंगल से मेरा मतलब है कि हम पूरा ही ट्रायंगल लेंगे, ये वाला, ये पूरा ट्रायंगल। सो लेट अस टेक बोथ द ट्रायंगल्स। तो पहले मैं लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल्स ए बी पी, ए बी पी 1045 यूज करना है। 1045 इज इक्वल टू, ये है 75, ये है x, तो परपेंडिकुलर 75 अपॉन बेस x। यहाँ से क्या हो गया, 1045 तो 1 होता है, तो 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन x। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू तो आपको यहीं पर मिल गई जो कि 75 है, बट हमें तो y चाहिए, तो हमें दूसरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो दूसरा ट्रायंगल है ए बी एंड क्यू। ए बी क्यू ट्रायंगल आप ले लीजिए। यहाँ से है आपका 1030, 1030 हो जाएगा कितना, 75 तो परपेंडिकुलर है ही, लेकिन बेस अब आपका x प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक b से q तक की डिस्टेंस लेनी है, ये पूरी डिस्टेंस लेनी है, तो दैट इज x प्लस वाई। अब इसको हमें केवल सॉल्व करना है, और आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में आपको 1.73223 की वैल्यू दे रखी है। इस वैल्यू को भी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लेट अस राइट इट। 1030 हो गया 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये यहाँ चला जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये यहाँ 75√3।
x की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, ये आप निकाल चुके हैं। यहाँ लिखिए 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 75 रूट 3। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, y is equal to 75 रूट 3 माइनस 75। 75 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लिया तो बचेगा रूट 3 माइनस 1। अब आपसे कहा है कि रूट 3 की वैल्यू भी डालें। 75 मल्टीप्लाइड 1.732 माइनस 1, ये आपने यहाँ पे वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दी। तो लेट अस सिंप्लीफाई नाउ, केवल सिंप्लीफाई करना आपको बचा है। तो y इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाइड 1 माइनस करेंगे तो केवल बचेगा 0.732, ये आपका बचेगा। अब ये थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 732 एंड 75, ये हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 16 1, 5 7 जा 35, 36 तो यहाँ हो गया। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 22 2, 7 7 जा 49, 51 यहाँ हो गया। तो ये आपका 0 6 4 10, 6 2 8 9, 3 1 4 and 5 and 3 place decimal का मतलब है 54.9। So y is equal to 54.9, ये आपका फाइनली आंसर हो गया y की वैल्यू, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। तो लास्ट में लिखा भी करिए क्या निकाला आपने। सो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू 54.9 मीटर। इस तरह से हमने अब तक जो डिस्कशन कर लिया है उसमें हमारी कुछ पिछली 3-4 वीडियोस में हमने पार्ट 1 जो वीडियो का डाला है उसमें हमने एमसीक्यू कवर किए। पार्ट 2 आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। सेक्शन बी को हमने कवर किया है। पार्ट 3 में इस वीडियो के हमने सेक्शन सी को कवर किया है। सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं अटेम्प्ट, यानी हमने चॉइस वाले क्वेश्चंस भी लिए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाएँ। एंड फाइनली हमने पार्ट 4 आज जो ये आपके साथ शेयर किया है, इसमें आपको सेक्शन डी पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि आपको यहाँ पे हमने 20 मार्क्स का यहाँ कवर कर लिया, 12 मार्क्स का यहाँ कवर कर लिया है, 18 मार्क्स का यहाँ कवर कर लिया है और 20 मार्क्स का यहाँ कवर कर लिया। अब हमारी लास्ट वीडियो में आपको मिलेंगी सेक्शन, लास्ट जो वीडियो सीरीज की इसके लिए मिलेगी हमें, उसमें हमें सेक्शन ई मिलेगा जिसमें आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा वैल्यू बेस्ड, यानी आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस को। केस बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड जिनको हम सीबीक्यू भी कहते हैं एक तरह से। सीबीक्यू तो और भी क्वेश्चंस होते हैं बट केस बेस्ड क्वेश्चन हम इनको कह सकते हैं, जो कि आपके लास्ट सेक्शन में आपको मिलेंगे। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा अब सेक्शन ई होगा, लास्ट सेक्शन। ठीक है, तो अब तक जो हमने किया है आई होप आपको वो ठीक से समझ में आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी सारे क्लियर हुए होंगे। और इसके बाद हम एक पेपर जो है वो स्टैंडर्ड का भी डिस्कस करेंगे, इस तरह से उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या कॉन्सेप्ट हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये इस सेक्शन ई को कंप्लीट करने के बाद हम स्टैंडर्ड का एक पेपर लिख करके उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए